हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आज के इस क्लास में हम भारतीय नृत्य इंडियन डांस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय नृत्य में चाहे आपका शास्त्रीय नृत्य हो चाहे आपका लोक नृत्य हो, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा नृत्य किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है, उसका थीम क्या होता है, मुद्राएं क्या होती हैं, आसन क्या होता है, किस देवी देवता को समर्पित है। इस प्रकार के प्रश्न वो एग्जाम में जो है वो एक आध दो लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत बन ही जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम भारतीय नृत्य को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। हम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, फालतू फैक्ट को आपको किनारे रखना है, क्योंकि कला और संस्कृति के ऊपर कहीं आपको पेपर तो नहीं देना है। आपको इसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, और हमारे एग्जाम में जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसके आधार पे इसको आपको फिल्टर करके पढ़ना है कम समय में। ठीक है, तो ये हमारा जो आपका भारतीय नृत्य होगा, इसके दो पार्ट होंगे, दो लेक्चर होंगे। आज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम शास्त्रीय नृत्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा इसका अगला पार्ट होगा, अगला लेक्चर होगा, उसमें जो भारत के प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में, हम फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और भारतीय नृत्य की बात करें तो सबसे पहला मन में जो सवाल आता है और आपके लिए प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय जो आपका नृत्य है, इंडियन जो आपका डांस है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, या भारतीय नृत्य के बारे में सबसे पहले वर्णन जो है वो आपका कहाँ मिलता है। तो आपने भरत मुनि का नाम सुना होगा। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। इसी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले जो है वो आपका नृत्य का, शास्त्रीय नृत्यों का आपका वर्णन मिलता है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भागों में इन्होंने उसको बांटा? एक आपका लास्य और एक होता है तांडव। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये लास्य और तांडव से क्या अभिप्राय है। देखिए, अगर आप शॉर्ट में समझें तो लास्य को आप कनेक्ट कीजिए स्त्रियों से, और तांडव को आप कनेक्ट कीजिए पुरुषों से। इसका अभिप्राय क्या हुआ? लास्य में क्या होता है कि नृत्य करती हुई जो नारी होती है ना, नृत्य करती हुई जो स्त्री होती है, उसकी कलाओं पे, उसकी विशेषताओं पे ध्यान दिया जाता है। जबकि जो तांडव होता है, तांडव में क्या होता है, नृत्य करता हुआ जो आपका नर होता है, पुरुष होता है, उसके स्पीड पे, उसके गति पर, उसके लय पर जो है वो आपका बल दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट को कनेक्ट कीजिए स्त्री से और तांडव को कनेक्ट कीजिए पुरुषों से। तो लास्ट में क्या होगा, नृत्य करती हुई नारी की विशेषता पर जो है वो आपका बल दिया जाएगा। जबकि तांडव में क्या होता है, नृत्य करते हुए जो आपके नर होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी लय और गति पर जो है वो आपका बल दिया जाता है। तो प्रारंभिक तौर पे आप याद रखें कि भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में नृत्य का सबसे पहली बार जो है वो आपका वर्णन मिलता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उन्होंने दो भागों में बांटा, लास्य और तांडव। लास्य में नृत्य करती नारी की विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि तांडव जो होता है उसमें नृत्य में जो आपका नर होता है उसके लय और गति पर जो है वो आपका बल दिया जाता है। राइट, अब अपन बात करते हैं कि नृत्य की कितनी मुद्राएं होती हैं, आधारभूत कितनी मुद्राएं हैं, भारतीय नृत्य में जो है कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं। तो नृत्य की मुद्राओं की बात करें तो नृत्य की आधारभूत मुद्राओं की कुल संख्या है 108, 108। ठीक है, अब अपन बात करें कि भारतीय नृत्य में कौन कौन सी मुद्राएं प्रमुख हैं, तो ये बड़ा ही इजी है। आपने रस जो है पढ़ा है हिंदी में, और हिंदी में मुख्यतः जो है वो आपके 9 रस होते हैं। इन्हीं 9 रसों को आपको भारतीय नृत्य की प्रमुख मुद्राओं के रूप में याद रखना है। एक चित्र के माध्यम से मैं आपके सामने जो है इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नृत्य की कुल कितनी मुद्राएं हैं। तो आप देख सकते हैं 9 मुद्राएं आपको याद रखना है भारतीय नृत्य में। टोटल तो 108 होती हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए, आपका हास्य, रौद्र, विभत्स, करुण, वीर, अद्भुत, शांत, भयानक, श्रृंगार। और एक सिंपल सा आपका कोड है श्रीहार भवो भवी अकविशा करके, जिसमें आप रस के 9 रसों को याद रखने। उसी प्रकार से आप इन नृत्य की मुद्राओं को भी इजिली जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय नृत्य में कुल जो आपकी मुद्राएं हैं वो कितनी आपको याद रखनी है? 9। ठीक है, टोटल कितना याद रखना है? 108। ठीक, अब देखिए,
जो आपका भारतीय नृत्य है, मैंने कहा इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे और इसके दो भाग ही होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका क्लासिकल डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस कहने का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है फोक डांस। फोक डांस कहने का मतलब क्या होता है, लोक नृत्य। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, शास्त्रीय नृत्य। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में। तो बेटा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को पढ़ने से पहले थोड़ी समझ इनके बारे में विकसित कर लीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अंतर आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए याद रखना है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। बात करें शास्त्रीय नृत्य का, तो शास्त्रीय नृत्य के अपने एक फिक्स रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम सिद्धांत होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों को सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पेशेवर जो आपके नर्तक होते हैं वो आपको शास्त्रीय नृत्य सिखाते हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ओडिसी वगैरह हो गया। अभी सभी को हम पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, नियमों में ये बंधा रहता है, प्रशिक्षण की जो है इसकी आवश्यकता होती है। जबकि लोक नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नृत्य है। कोई विशेष नियम सिद्धांत नहीं होता है, इसको सीखने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये विशेष धर्म जाति परंपराओं से जुड़े हुए साधारण नृत्य होते हैं। जैसे पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो मुड़िया जनजाति है या फिर जो आपका दंडामी माड़िया जनजाति है, ये अलग प्रकार के नृत्य करती है। कंवर लोग बार नृत्य करते हैं, कोई गौर नृत्य कर रहा है, ठीक है। कोई सरहुल नृत्य कर रहा है, जैसे कि उरांव जनजाति सरहुल नृत्य जो है वो आपका करती है, ठीक है। राजस्थान के लोग घूमर करते हैं, गुजरात के लोग गरबा करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल डांस है, फोक डांस, इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैंने जो बातें आपको बताई उसको मैं यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य या जो आपका क्लासिकल डांस होता है, इसके अपने क्या होते हैं, नियम और सिद्धांत होते हैं। इनको सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम कथकली वगैरह हो गया, ठीक है। जबकि फोक डांस जो लोक नृत्य होते हैं, कोई विशेष नियम और सिद्धांत नहीं होते हैं। इनको सीखने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और यह नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े हुए नृत्य होते हैं। भांगड़ा, गरबा, घूमर, छऊ, बहुत सारे नृत्य हैं, ठीक है, जिसको हम लोक नृत्यों में आपका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। अब हम सीधा फोकस करते हैं शास्त्रीय नृत्य के ऊपर। भारत में आपके शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अब देखिए क्या है, भारत में जो आपका भारतीय संगीत नाटक अकादमी है, ठीक है, उस भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है 8। कौन कौन से 8 हैं ये आपके सामने जो है मैं आपके रख देता हूँ। तो भारत में जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें सबसे पहला जो है वो आता है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, सत्रिय और मणिपुरी, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, एक याद रखना है भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, चौथा मोहिनी अट्टम, पांचवा कथक, कथक अलग है, कथकली अलग है, ठीक है। छठा है ओडिसी, सातवां है सत्रिय और आठवां है आपका मणिपुरी नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या हो जाती है वो हो जाती है 8। ये किसके द्वारा है, ये है भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन याद रखेंगे कि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने एक और जो आपका नृत्य है जिसको कहा जाता है छऊ, इस छऊ नृत्य को भी एक शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी है। तो मतलब ये 9वां नंबर का हो गया, बट ये संस्कृति मंत्रालय ने दिया है। तो मूलतः आपको 8 लेकर के ही चलना है। इन्हीं 8 नृत्यों को जो है आपका शास्त्रीय नृत्य के रूप में आपको जानना है। छऊ को भी आप दिमाग में याद रख सकते हैं, जिसको संस्कृति मंत्रालय ने जो है आपका संज्ञा दिया है किसका, मतलब शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है। तो कौन कौन से आपको याद रखना है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, सत्रिय और क्या आपका मणिपुरी, ठीक है। अब एक एक करके इन नृत्यों को अपने को पढ़ना है।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम के बारे में सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। एग्जाम में सीधे तौर पे जो प्रश्न बनता है कि कौन सा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपको राज्य या क्षेत्र विशेष जरूर याद रखना पड़ेगा। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में भी इसके दो प्रमुख केंद्र हैं, एक है मद्रास और एक है आपका तंजौर। अब ये प्राचीनतम नृत्य है, तो यहाँ पे मद्रास शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। वर्तमान में वो चेन्नई है। तो मद्रास और आपका तंजौर को प्रमुख केंद्र के रूप में आपको याद रखना है। अभी जो आपका भरतनाट्यम होता है, इस भरतनाट्यम में आप नृत्य की मुद्रा जो है आपके देख सकते हैं कि नृत्य में ज़्यादातर समय जो नृत्यांगना नर्तक वगैरह होते हैं उनके घुटने जो है वो आपके मुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो नर्तक होते हैं वो हाथ की इन 3 उंगलियों से एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाती हैं जिसमें ओम का प्रतीक बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नर्तक हाथ की 3 उंगलियों से ओम का प्रतीक जो है वो आपका बनाता है। और इस नृत्य में जो है 4 क्रम होते हैं, ठीक है। तो प्रमुख क्रमों को आपको याद रखना है, जैसे जाति स्वरम होता है, शब्दम होता है, वर्णम होता है, तिल्लन होता है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। इसके अलावा भरतनाट्यम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इस भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस नाम को भी आप जो है आप याद रखना, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है भरतनाट्यम के बारे में? एक तो तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है, प्रमुख केंद्र कहाँ है आपका? मद्रास और तंजौर। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस नृत्य के प्रमुख क्रम 4 जो मैंने आपको क्रम बताए, एक यह होता है जाति स्वरम, एक होता है शब्दम, वर्णम और तिल्लन। याद रखेंगे इसको, क्या क्या है? जाति स्वरम है, शब्दम है, वर्णम है और तिल्लन है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, फैक्ट टू फैक्ट आप याद रखिए, फालतू चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। मैंने बताया कि इसमें नर्तक हाथ की 3 उंगलियों से ओम का जो है वो आपका प्रतीक बनाता है। और नृत्य में ज़्यादातर समय घुटने जो होते हैं वो आपके मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख की पॉइंट है भरतनाट्यम के जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तमिलनाडु का नृत्य, केंद्र मद्रास और तंजौर, क्रम जाति स्वरम शब्दम वर्णन और तिल्लम। अग्नि नृत्य भी इसको कहा जाता है। ज़्यादातर घुटने मुड़े रहते हैं और नृत्यांगनाएं इसमें ओम का प्रतीक बनाते हैं अपने हाथ की 3 उंगलियों से। अगर हम प्रमुख नर्तकों की बात करें तो मैं अभी के नर्तक और जो पहले के नर्तक हैं उन दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। नए नए नर्तक नृत्यांगनाएं इसमें आते ही जा रही हैं, जैसे कि पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज, यामिनी कृष्णमूर्ति, कोमला वर्दन, वैजंती माला, ठीक है, अरुणडेल रुक्मणी, लीला जैक्सन, ये सभी जो हैं प्रमुख क्या हैं इसके? भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हैं। तो ये नर्तक वाला एरिया ऐसा है कि इसको आपको करेंट से हमेशा अपडेट करते हुए चलना है। नए नए जो आपके नर्तक आते रहते हैं। बाकी जो पहले के जो फेमस नर्तक हैं उनका नाम मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, इसको आप नोट्स से 3-4 बार पढ़ के अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको भरतनाट्यम के बारे में याद रखनी है। अब हम अपने अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है, सबसे पहले आप याद रखिए कि ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे भरतनाट्यम जो मैंने आपको बताया था वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है, कुचिपुड़ी है किसका? आपका आंध्र प्रदेश का। मैंने बार बार आपको ये कहा है कि जगह को सबसे पहले आप ट्रेस करें, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी क्या है? आपका आंध्र प्रदेश का। अब देखिए कुचिपुड़ी की क्या खासियत होती है। कुचिपुड़ी में जो आपके नर्तक होते हैं वही गायक होते हैं। कुछ प्रमुख की पॉइंट को यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन जो है इसको देखते हुए चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट नोट से। जो नर्तक होता है वही क्या होता है? गायक होता है। तो इसमें अलग से नर्तक, अलग से गायक जो है वो आपका नहीं होता है, ठीक है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, जो चित्र मैंने आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है, इसमें भी जो पैरों की मुद्राएं होती हैं वो जटिल होती हैं, कठिन होती हैं, विशेष प्रशिक्षण की जो है आवश्यकता होती है इसको करने के लिए। अगला खासियत क्या होता है कि मुद्रा तो कठिन होता है, वो तो कोई खासियत है नहीं। लगभग हर शास्त्रीय नृत्य की मुद्राएं जो हैं वो आपकी जटिल होती हैं। ये जो आपका नृत्य है ना, ये श्रृंगार प्रधान होता है। मतलब इसमें किस रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की जो है आपका प्रधानता होती है। और ये जो आपका नृत्य होता है
वो मुख्यतः जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है आपका शुरू हुआ था। जो भारतीय वेद हैं, जो भारत के आपके उपनिषद हैं, तो इन वेद उपनिषदों में वर्णित जो आपका धर्म है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक पुराण बना है क्या आपका भागवत पुराण। तो ये नृत्य का जो मेन थीम है ना, वो यही भागवत पुराण है। ये भागवत पुराण पर आधारित है। ठीक है। तो इतनी प्रमुख बातें आपको कुचिपुड़ी के बारे में याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश का ये प्रमुख जो है वो आपका नृत्य है। इसके अलावा याद रखना है कि वेद और उपनिषद में वर्णित जो आपके धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करने हेतु भागवत पुराण पर यह आधारित है। इस नृत्य में सामूहिक रूप से पैरों की जो मुद्रा होती है वो जटिल होती है, कठिन होती है, वो मैंने आपको बताया। अब आपको याद रखना है कि ये किस रस पर आधारित है कुचिपुड़ी। तो याद रखना है कुचिपुड़ी श्रृंगार रस पर जो है वो आपका आधारित है। ठीक है। यहाँ पे जो आपके नर्तक होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, गायक। तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नर्तक होता है उसमें ही गायक की भूमिका होती है। ठीक है। तो ये कुचिपुड़ी के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। और इसके अगर नर्तकों की बात करें तो इसमें जो फेमस नर्तक हैं, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, ये इसके प्रमुख क्या हैं आपके नर्तक हैं। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तमिलनाडु। नृत्य के प्रमुख केंद्र मैंने बताया आपके मद्रास और तंजौर। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, आंध्र प्रदेश। अंतिम में हम सब जगह को फिर से ट्रेस करेंगे। ठीक है। कुचिपुड़ी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले जो आपके शास्त्रीय नृत्य है उसकी ओर जाते हैं। अगला हम देखते हैं आपका कथकली। ठीक है। तो कथकली जो आपका नृत्य है, इसको आपने टीवी पे कई बार देखा होगा। अभी मैं चित्र आपके सामने रख रहा हूँ तो आप नृत्य को जो है समझ जाएंगे। तो इस चित्र में आप एक विशेष आकृति का जो है आपका नर्तक देख रहे हैं, जिसमें श्रृंगार मतलब उसका बहुत ज़्यादा है। मुखौटे वगैरह पहने हुए रहते हैं, चटक श्रृंगार रहता है, भड़कीला श्रृंगार रहता है। कथकली के लिए मैं कुछ बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। क से कथकली याद रखना और क से केरल। कथकली कहाँ का प्रमुख नृत्य है, केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी मैंने बताया वो आंध्र प्रदेश का। और कथकली का है आपका केरल का। कई बच्चे कथक और जो कथकली है उसमें कंफ्यूज जाते हैं। दोनों जस्ट ऑपोजिट है बेटा। ये जैसे मान लीजिए भारत मैंने बना दिया यहाँ पे, तो अगर जो आपका कथकली है वो इधर केरल में नीचे है, तो कथक जस्ट ऊपर है। ये उत्तर भारत का नृत्य है कथक। जबकि कथकली जो है वो आपका दक्षिण भारत का नृत्य है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कथकली दक्षिण भारत का है, कथक जो है वो आपका उत्तर भारत का है। और दक्षिण भारत में कथकली विशेषतः किस राज्य का नृत्य है, तो वो आपका केरल का है। ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा, जो चित्र आप देख पा रहे हैं, तो अधिकांशतः कथकली जो होता है उसमें पुरुष लोग जो है वो आपके नृत्य करते हैं। तो ये एक प्रकार का कैसा नृत्य है, तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है। और इस पुरुष प्रधान नृत्य में संगीत भी होता है, अभिनय होता है। और इस संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को ही कथकली कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो आपका कथकली होता है, मुख्यतः इसमें पुरुष पात्र होता है, ये आपने समझ लिया। और इसमें दो पात्र होते हैं। ये विशेष है, अगर डीप पूछेगा तो आपको पात्रों से भी प्रश्न बन सकता है। एक पात्र होता है पाचा और दूसरा पात्र होता है केटी। एक पात्र क्या होता है, पाचा, और दूसरा पात्र क्या होता है, केटी। अब ये पाचा और केटी क्या है, तो इजी वे में बताऊं तो पाचा हीरो है, केटी विलन है। पाचा इसमें नायक की भूमिका निभाता है और केटी इसमें राक्षस की भूमिका निभाता है। ठीक है। पाचा और केटी, पाचा नायक है, हीरो है, और केटी क्या होता है, राक्षस होता है। ठीक है। तो इस प्रकार नायक और राक्षस, अर्थात नायक को किसका प्रतीक माना जाता है, अच्छाई का प्रतीक, धर्म का प्रतीक। और राक्षस को बुराई का प्रतीक, अधर्म का प्रतीक माना जाता है। मतलब जो आपका पाचा है वो अच्छाई का प्रतीक है, केटी जो है वो बुराई का प्रतीक है। और इसी नायक और पाचा या नायक
आपका पाचा और केटी या नायक और राक्षस अर्थात अच्छाई और बुराई का संघर्ष प्रदर्शन इस नृत्य अभिनय में जो है वो आपका किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई प्रमुख प्रमुख कि केरल का जो है वो आपका प्रमुख नृत्य है, दक्षिण भारत का कथकली, जबकि कथक उत्तर भारत का है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है, दो प्रमुख पात्र होते हैं, नायक या पाचा और केटी या राक्षस, और इसी नायक या पाचा और केटी और राक्षस अर्थात अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, कथकली कहलाता है। ठीक, और भी कुछ प्रमुख बातें हैं कथकली के बारे में जो आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन इसको रिवीजन करेंगे। इसमें चेहरे पर क्या होता है, एक भड़कीला श्रृंगार होता है। ठीक है, चेहरे पे चटक श्रृंगार होता है, भड़कीला श्रृंगार होता है, मुखौटे का प्रयोग करते हैं, एक बड़ी टोपी जो है उनके सर पे लगाई जाती है। चेहरे को आप देखोगे तो लाल, हरा, नीला, पीला, सफ़ेद आदि अलग अलग रंगों से जो है लेपन किया जाता है चेहरे को। ठीक है, और मैंने कहा कि ये संगीत और अभिनय का संयुक्त कला है, तो इसमें जो है देखिए नृत्य के साथ साथ अभिनय भी होता है अर्थात नाटक भी होता है। आपने देखा होगा कथकली नृत्य करते हुए जो नेत्र की भौहें होती हैं उनकी ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो आँखों की भौ उनके जो भौहें होते हैं, आईब्रोज होते हैं, उनसे जो है भाव प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी कुछ बातें आपको कथकली नृत्य के बारे में याद रखनी है। चलिए एक एक करके हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ याद रखना है भाई कि ये केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को ही कथकली की संज्ञा मिली है। इसमें दो पात्र होते हैं। कौन कौन से दो पात्र मैंने आपको बताए, एक होता है नायक या पाचा और दूसरा होता है राक्षस या केटी। तो नायक या राक्षस अर्थात अच्छाई और बुराई का संघर्ष प्रदर्शन जो है वो इस नृत्य में जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, और क्या बातें याद रखनी कथकली के बारे में कि चेहरे पर श्रृंगार के साथ साथ टोपी का प्रयोग होता है। हरा, लाल, सफ़ेद, पीला आदि रंगों का इस्तेमाल चेहरे पर अलग अलग विशेषता के लिए किया जाता है। नृत्य भी होता है, इसमें नाटक भी होता है और आँखों की भौहों से भाव जो है वो आपके प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, अब सब में हम प्रमुख नर्तक देख रहे हैं तो इसमें भी नर्तक देख लेते हैं। कथकली के कौन प्रमुख प्रमुख नर्तक हैं, तो मृणालिनी साराभाई का नाम याद रखेंगे, उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी, राम गोपाल, गोपीनाथ, शिवरमन आदि जो हैं कथकली के प्रमुख कलाकार हैं, कथकली के प्रमुख नर्तक हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कथकली। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, उसके बाद अगले जो हमारे नृत्य है उसके ऊपर हम जाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको किस नृत्य के बारे में बेटा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में। फिर मैंने अभी आपको बताया किसके बारे में, कथकली के बारे में। चलिए एक बार बता दीजिए भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, कथकली केरल का जो है वो आपका प्रमुख नृत्य है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला नृत्य अपन लेते हैं। अगला जो आपका नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, अब इसमें देखिए मोहिनी वर्ड को आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, इसी को ट्रेस करना है। ठीक है, अब मोहिनी अट्टम के बारे में बताने से पहले मैं इसका लोकेशन बता दूं कि मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरल का प्रमुख नृत्य है। तो केरल में हमने एक नृत्य क्या देखा, कुचिपुड़ी, और केरल में ही दूसरा नृत्य जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम क्या है, मोहिनी अट्टम। तो ये केरल का ही आप नृत्य याद रखें। अब इसमें मोहिनी वर्ड को मैं इंगित कर रहा था, इसको क्यों याद रखना है, तो देखिए क्या होता है कि मोहिनी मतलब होता है सुंदर स्त्री। मोहिनी से मतलब यहाँ पे किससे है, सुंदर नारी से है, सुंदर स्त्री से है। ये मोहिनी अट्टम नृत्य भी सुंदर स्त्रियों का ही नृत्य होता है। एक सुंदर स्त्री मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता है मोहिनी अट्टम, और ये एक पौराणिक कथा पे आधारित है। ठीक है, केरल का जो आपका समुद्री तट है, केरल का जो आपका सागर है, उस केरल के सागर पे भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री, एक मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य किया था जो मोहिनी अट्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये नृत्य एकल स्त्री के द्वारा
किया जाता है। मतलब नृत्य की जो प्रकृति होती है वो एकल होती है, एक ही होता है। ठीक है। नृत्यांगना के जो आपके टखने होते हैं, मतलब आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा, और जो घुटने होते हैं, ठीक है, नी होता है, वो उसमें घुंघरू बंधे हुए होते हैं। और उनके झंझनाहट से इस नृत्य में चमत्कारिक जो है वो आपका अनुभूति जो है वो होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी बातें आपको मोहिनी अट्टम के बारे में याद रखना है कि मोहिनी अट्टम जो है वो आपका कहाँ का प्रमुख नृत्य है। तो ये केरल की नृत्य शैली है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर केरल के सागर पर यह नृत्य किया था। नृत्य की प्रकृति कैसी होती है, एकल होती है। नृत्यांगना के टखनों और घुटने पर जो है आपके घुंघरू बंधे होते हैं। सुंदर स्त्रियों का ये नृत्य होता है। प्रमुख अगर नृत्यक देखें, नृत्यांगनाएं देखें, तो बहुत सारी जो आपकी फिल्मी कलाकार हैं या थीं, वो भी मोहिनी अट्टम शैली में जो है वो आपका निपुण थी, जैसे कि हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इसके अलावा भारती शिवाजी, आपका जया प्रभा मेनन, आपका सुबनंदा नायर, ये प्रमुख जो आपके कलाकार हैं ये मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती हैं। तो मैंने कहा इसमें मैंने पुरानों को भी लिया है, पुराने और नए, ठीक है, जिसमें से श्रीदेवी जी का जो है देहांत हो गया है, तो कुछ हैं इसमें से। ठीक है, मोहिनी अट्टम हमने देख लिया। तो हमने चार देख लिए। सबसे पहले देखा हमने भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। फिर हमने क्या देखा, आपका कुचिपुड़ी, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। कथकली देखा, केरल का है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। चार हमने देख लिया, चार और देखेंगे। ठीक है, मोहिनी अट्टम के बाद अगले नृत्य पे हम बढ़ते हैं। अगला नृत्य है आपका कथक। ठीक है, तो कथकली पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया कि जो आपका कथक है ये उत्तर भारत का नृत्य है, जबकि जो कथकली है वो दक्षिण भारत का नृत्य है। तो कथक को याद रखना है आपको उत्तर भारत में, कथकली को दक्षिण भारत में अर्थात केरल में याद रखना है। अब कथक को भी उत्तर भारत में कहाँ याद रखना है, उत्तर प्रदेश। कथक को याद रखना है उत्तर प्रदेश में, कथकली को याद रखना है केरल में। डिफरेंस आप हमेशा इसको करके हुए चलें। तो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कथक। कथक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको नटवरी नृत्य कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका कथक होता है ये कृष्ण के द्वारा किया गया नाटक नृत्य माना जाता है। ठीक है, भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया एक नाट्य नृत्य है क्या आपका कथक। जैसे मोहिनी अट्टम को भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके किया था, ऐसा माना जाता है, वैसे ही कथक को भगवान कृष्ण द्वारा किया गया एक नाट्य नृत्य भी कहा जाता है। और उसी नाटक के चलते इसको नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जिन जिन नृत्यों के उपनाम में बेटा आप उनको भी अच्छे से याद रखें। जैसे शुरुआत में मैंने जो आपको भरतनाट्यम बताया था, भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से आप कथक को याद रखेंगे, इसको नटवरी नृत्य के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। इस नृत्य में भी पैरों का संचालन जो है विशेष तरीके से होता है। जो नर्तक होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। तो पैरों के संचालन के लिए और चक्करों के लिए ये नृत्य जो है वो आपके जाने जाते हैं। अब इस नृत्य में प्रमुख प्रमुख घराने हैं। इन घरानों को जो है आपको याद रखना है। जैसे प्रमुख घरानों के नाम मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको रिवीजन कराते हुए चलूँगा। इसमें फेमस चार घराने आप याद रखिए। एक याद रखना है आपको लखनऊ घराना, एक याद रखना है आपको जयपुर घराना। ठीक है, लखनऊ घराना मतलब कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, जयपुर घराना मतलब आपका राजस्थान हो गया। और रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़ में ना, रायगढ़ घराना। और आपका जो याद रखना है वो है बनारस घराना, ये फिर यूपी में चला गया। ठीक है, तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और बनारस घराना। अब इन घरानों में प्रमुख नर्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई उसको पहले समझा देता हूँ, फिर हम इन घरानों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ये याद रखना, जबकि कथकली केरल का है। कृष्ण द्वारा किया गया नाट्य नृत्य, जिसके चलते इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। नृत्य में पैरों का संचालन विशेष होता है और इसमें गोल गोल घूमते हैं, चक्करों के नाम से ये जाना जाता है।
प्रमुख जो आपके घराने हैं, प्रसिद्ध घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और आपका बनारस घराना। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लो, फिर हम घरानों पे जाते हैं। इनके प्रमुख नर्तक कौन कौन से थे। तो कथक कहाँ का प्रमुख नृत्य है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कृष्ण द्वारा किया गया नाटक नृत्य है। नटवरी नृत्य भी कहलाता है। यह नृत्य पैर संचालन एवं चक्करों से जाना जाता है। और इस नृत्य के प्रमुख घराने जो मैंने चार बताए, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और आपका बनारस। ठीक है, लखनऊ में आपको नाम याद रखना है वाजिद अली शाह, जयपुर में भानुजी महाराज, रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह, जिनके नाम पर चक्रधर महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष रायगढ़ में, और बनारस में जानकी प्रसाद। ये चार नाम तो आप विशेष रूप से याद रखें। लखनऊ में क्या नाम याद रखें? वाजिद अली शाह, जयपुर में भानुजी महाराज, लखनऊ में चक्रधर सिंह और बनारस में क्या आपका जानकी प्रसाद। इसके अलावा और भी नर्तक हैं कथक के, जैसे कि लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, चंद्रलेखा, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज तो बहुत फेमस हैं। तो ये सभी कथक के प्रमुख जो है आपके नर्तक हैं। तो इतनी बातें आपको कथक के बारे में याद रखनी है। यूपी का प्रमुख नृत्य है, कृष्ण द्वारा किया गया नाट्य नृत्य, जिसके कारण इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। चार घराने इसमें याद रख लो, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ एंड बनारस। लखनऊ में वाजिद अली शाह, जयपुर में भानुजी महाराज, रायगढ़ में चक्रधर सिंह, आपके बनारस में जानकी प्रसाद। इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कथक। क्या क्या देख लिया? भरतनाट्यम हमने देखा, कहाँ का बेटा? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी देखा हमने, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथकली देखा हमने, कहाँ का? केरल का। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का? केरल का। फिर अभी हमने देखा कथक, ये कहाँ का? यूपी का। 5 देख लिया, 3 और देखना है। अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला नृत्य है आपका ओडिसी नृत्य। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपका ओडिसी नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, तो इसमें तो आप आसानी से ट्रेस कर लेंगे स्थान को कि ओडिसी कहाँ का नृत्य है। तो ये उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। और उड़ीसा में जो पुरी के भगवान जगन्नाथ हैं, इनका नाम आप सभी जानते हैं, तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित जो है वो आपका नृत्य है। ठीक है, तो 2 बातें आप ओडिसी के बारे में जाने, उड़ीसा का है और उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ हैं उनको समर्पित ये आपका नृत्य है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं त्रिभंग मुद्रा में शरीर झुका हुआ रहता है, 3 ओर से शरीर झुका रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो त्रिभंग मुद्रा इसकी मेन खासियत है। आंखों का संचालन, गर्दन का संचालन, पैरों का संचालन, हाथों का संचालन इसमें विशेष होता है, जिसको ट्रेडिशनल भाषा में नेत्र संचालन अर्थात आंखों का संचालन, ग्रीवा संचालन अर्थात गर्दन का संचालन, पाद संचालन अर्थात पैरों का संचालन, हस्तक संचालन अर्थात हाथों का संचालन आदि नामों से जो है वो आपका जाना जाता है। एक्चुअल में मुद्रा और भाव के आधार पे ओडिसी का जो थीम रहता है वो भरतनाट्यम के ही समान होता है, लगभग लगभग। लेकिन जगह अलग अलग है। भरतनाट्यम भाई कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उड़ीसा में है क्या आपका? उड़ीसी। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको ओडिसी के बारे में? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में प्रचलित ये नृत्य शैली है, भगवान जगन्नाथ को ये समर्पित है। इस नृत्य में जो आपका नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, पाद संचालन, हस्तक संचालन आदि का जो है वो प्रयोग होता है। त्रिभंग मुद्रा में शरीर झुका हुआ रहता है। भावनाओं और मुद्राओं का प्रयोग भरतनाट्यम की भांति ही होता है। प्रमुख नर्तक अगर हम देखें तो कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, सुजाता मिश्र, मीनाती दास, माधवी मुदगल तो बहुत फेमस है। इन सभी का नाम आपको याद रखना है ओडिसी नर्तक नृत्यांगनाओं के रूप में। ठीक है, 6 नृत्य हमने देख लिया बेटा। कौन कौन सा? भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में, मोहिनी अट्टम केरल में, कथक उत्तर प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा में। 2 नृत्य और देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा नृत्य है वो है आपका सत्रिय नृत्य। अब बहुत कम छात्र होंगे जो इस नृत्य के बारे में जो है सुने होंगे। अभी तक मैंने जितने भी नृत्य बताए उसमें से लगभग आपने सभी के बारे में सुना होगा। सत्रिय नृत्य के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये असम का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का प्रमुख नृत्य है? आपका असम का। कुछ देर पहले मैंने विष्णु के
द्वारा किया गया एक नृत्य बताया था मोहिनी अट्टम। केरल में आपका जो केरल का समुद्री तट है उसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर करके मोहिनी अट्टम किया था। सत्रिय नृत्य को भी आपको विष्णु से ही जोड़ना है। ये सत्रिय नृत्य विष्णु की जो पौराणिक कथाएं हैं, इन विष्णु की पौराणिक कथाओं पर जो है ये आपका आधारित है। सेम रहेगा, शास्त्रीय नृत्य है तो आपका हाथों का जो है आपका मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, इनका तो मेन प्रधानता रहेगा ही रहेगा। क्योंकि असम क्षेत्र का नृत्य है तो इसमें थोड़ा सा वस्त्र आभूषण में फर्क होता है। इसमें जो सत्रीय नृत्य होता है उसमें नर्तक जो होते हैं, मतलब जो पुरुष होते हैं, वो धोती पहनते हैं और अपने सर पे जो है वो आपका पगड़ी धारण करते हैं। हालांकि इसमें महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है, लेकिन इसमें धोती और पगड़ी पुरुषों की जो है वो आपका विशेष है। पुरुषों की अगर हम बात करें, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ मेल का समझ लो। जबकि जो फीमेल होती हैं, नृत्यांगनाएं होती हैं, ठीक है, वो रेशम का एक धुरी पहनती हैं। रेशम की धुरी, चादर, मतलब घाघरा के जैसे बोल सकते हो। तो ये धुरी किससे बना होता है? रेशम से बना होता है। पुरुषों का वस्त्र आभूषण मतलब क्या होता है? वेशभूषा, धोती एंड पगड़ी। जो स्त्रियां होती हैं वो रेशम की धुरी चादर पहनती हैं। मैं चित्र में अभी आपको उसको दिखाऊंगा किस प्रकार से वो दिखाई देता है। चलिए दिखाई देता हूँ मैं। ये देखिए चित्र। तो इसमें पुरुष जो होता है, देखिए सर पे पगड़ी लगाए हुए हैं, नीचे धोती पहने हुए हैं। महिलाएं जो होती हैं वो रेशम का जो है धुरी या चादर लपेटे हुए रहती हैं। रेशम उसमें जो है वो आपका खास होता है, ठीक है। चूंकि विष्णु की पौराणिक कथाओं पर आधारित है तो इसका जो थीम होता है ना वो भक्तिमय होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सत्रीय नृत्य के बारे में जो है वो याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे सत्रीय नृत्य के बारे में? सबसे पहला, असम राज्य में प्रचलित ये आपका नृत्य है, विष्णु की पौराणिक कथाओं पर, कहानियों पर आधारित है। हाथों के हाव भाव व कदम ताल की इसमें मेन प्रधानता होती है। जो नर्तक होते हैं वो धोती और पगड़ी पहनते हैं और नृत्यांगनाएं रेशम की धुरी या चादर को पहनती हैं। और इसमें जो गायन का ध्यान होता है या नृत्य का जो ध्यान होता है वो कैसे होता है? भक्तिमय होता है, ठीक। 7 नृत्य हमने देख लिया। अब हम अपने 8वें शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका मणिपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य है आपका? मणिपुरी, ठीक। मणिपुरी नाम से आप ट्रेस कर पा रहे होंगे कि ये नृत्य जरूर कहाँ होता होगा? मणिपुर में। सही है, आप गलत नहीं है, लेकिन केवल मणिपुर में नहीं होता। मेन मणिपुरी घाटी में इस नृत्य का विकास होने के कारण इस नृत्य का नाम पड़ा मणिपुरी नृत्य। लेकिन केवल ये आपका मणिपुर में ही फेमस नहीं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इस प्रकार से इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो नृत्य है वो आपका पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत, जो 7 सिस्टर मैं आपको कई बार बताता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी में यह नृत्य जो है वो आपका फेमस है, मणिपुरी नृत्य। इसके अलावा इनसे जो जुड़ा हुआ जो आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का खास करके पूर्वी वाला जो आपका हिस्सा है, उसमें भी ये नृत्य जो है वो आपका पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में जो है ये नृत्य पाया जाता है। और मणिपुरी घाटी में इसका विकास होने के चलते इसका नाम क्या पड़ा? मणिपुरी जो है वो आपका नृत्य पड़ा। मणिपुरी नृत्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक नृत्यांगना की फोटो यहाँ पे, ठीक है। आप देखो विशेष प्रकार का वस्त्र जो है देख सकते हो जो इस नृत्यांगना के द्वारा पहना हुआ है। इन्होंने ये वाला जो आपका एरिया आप देख पा रहे हो, ठीक है। सबसे पहली खासियत कि ये मणिपुरी नृत्य जो होता है यह नृत्यांगनाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, ठीक है। इसमें जो चेहरा होता है एक पतले घूंघट से ढका होता है। आपको चित्र में नहीं दिख पा रहा होगा, एक और चित्र मैं बताऊंगा। बहुत ही पतला घूंघट, पारदर्शी घूंघट से जो है आपका ढका होता है, ठीक है। और वही हाथों के हाव भाव तो रहेंगे, पद संचालन तो रहेगा ही रहेगा। थीम अगर हम देखें तो ये जो मणिपुरी नृत्य है ना, ये राधा कृष्ण की प्रेम गाथा पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? राधा कृष्ण की प्रेम गाथा पर, ठीक है। और केवल किसके द्वारा किया जाएगा? नृत्यांगनाओं के द्वारा किया जाएगा। तो इस मणिपुरी नृत्य के बारे में क्या क्या बातें आप याद रखेंगे? मणिपुरी घाटी में इसका विकास होने के कारण इसका नाम मणिपुरी नृत्य पड़ा।
ये पूर्वी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो है वो आपका प्रचलित है, केवल नृत्यांगनाएं करती हैं। राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है, प्रेम गाथा है, उसको इस नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और विशेष प्रकार का ऐसा गोलाकार बेलनाकार जो है वो आपका वस्त्र पहनती है नृत्यांगनाएं, और चेहरे पर एक पतला घूंघट होता है। चलिए मैं एक और चित्र आपके सामने रख रहा हूँ रिवीजन करते हुए। सबसे पहले मणिपुरी नृत्य कहाँ कहाँ होता है? पूर्वी बंगाल पूर्वोत्तर राज्यों की यह नृत्य शैली है। मणिपुरी घाटी में विकास होने के चलते इसका नाम क्या पड़ा? मणिपुरी पड़ा। और यह नृत्य नृत्यांगनाओं के द्वारा किया जाता है। हाथों के हाव भाव और पद संचालन का प्रयोग तो होगा ही होगा। और राधा कृष्ण की जो आपकी रास लीला है, उनकी जो प्रेम गाथा है, उसको व्यक्त करना इसका मूल आधार है। एक चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पतला घूंघट, ठीक है, ये पतला घूंघट आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लस यहाँ पे कृष्ण दिखाई दे रहे होंगे, राधा दिखाई दे रहे होंगे, गोपियाँ दिखाई दे रही होंगे, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम जो गाथा होती है उसको व्यक्त करना जो है इस नृत्य का जो है प्रमुख आधार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो घोषित हैं उनको हमने समझा। सबसे पहले हमने भरतनाट्यम देखा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। फिर हमने देखा कुचिपुड़ी जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद हमने देखा कथकली और मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी जो कि उड़ीसा का है। सत्रिय असम का है। मणिपुरी मणिपुरी घाटी में विकास हुआ है। मणिपुर के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में जो सेवन सिस्टर का नाम मैंने बताया उसमें भी होता है, पूर्वी बंगाल में भी होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में शास्त्रीय नृत्य का हम यहीं पे जो है इतिश्री करते हैं। और अगला जो पार्ट रहेगा, अगला जो लेक्चर रहेगा, उसमें मैं आपको लोक नृत्यों के बारे में जो है अध्ययन कराऊंगा, फोक डांस के बारे में अध्ययन कराऊंगा। शास्त्रीय नृत्य में यहाँ से बाहर पढ़ने की और आपको आवश्यकता नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।